सो हेलो एवरीवन, दिस इज संकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ डिस्क्लेमर वाली बातें कर लेते हैं। ये जो पीडीएफ है, ये परमार सर के बैच की पीडीएफ है, जिसको मैं रोज रिवाइज करती हूँ, एक एक टॉपिक या फिर दो दो टॉपिक। तो रिविजन मेरा होता है, उसमें से आपको अपना रिविजन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ऑनलाइन कुछ पढ़ाने वढ़ाने का काम नहीं कर रही हूँ, कुछ पढ़ाती नहीं हूँ, जस्ट जो चीज़ें सर ने पढ़ाई हैं उनको रिवाइज़ करती हूँ और उसमें से आप सब अपना रिवीजन निकाल लेते हैं। इसमें से कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ मेरी, कुछ सर की, तो एक अच्छा रिवीजन का वे बन जाता है। ठीक है? तो आप कर सकते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रेज़िडेंट एंड वाइस प्रेज़िडेंट है, ये पार्ट नंबर 5 में आते हैं। पार्ट नंबर 5 एक्चुअल में यूनियन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इसको हम लोग पहले प्रेज़िडेंट एंड वाइस प्रेज़िडेंट पढ़ेंगे, बाकी सब बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है? आर्टिकल नंबर 52 टू 78 हम बात करने वाले हैं। डेमोक्रेसी जो होती है हमारी, वो उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या-क्या होता है? लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लॉ मेकिंग का। ये लॉ मेकर कहलाती है, जैसे कि पार्लियामेंट हमारी। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? जो लॉ बन गया है यहाँ से, उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है? इसमें इतने सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है? जुडिशरी में क्या होता है? जुडिशरी में लॉ रिव्यू होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जो यहाँ पे लॉ बन रहा है, वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चेक करना है। और यहाँ पे क्या होता है कि लॉ इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? अब आपको कैसे पता करेंगे कि एग्जीक्यूटिव में कौन-कौन है? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने का काम जो नहीं कर रहा है, या फिर जो जुडिशरी मतलब कोर्ट वगैरह से रिलेटेड नहीं है, इन दोनों को हटा के बाकी जो बचा वो सब एग्जीक्यूटिव में आ जाएँगे। प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, यहाँ तक कि आपके चौराहे पे खड़ा हुआ पुलिस वाला भी एग्जीक्यूटिव में आता है, क्योंकि वो आपको लॉ इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ठीक है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ से टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है। आर्टिकल नंबर 52 कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हू शैल बी द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। मतलब इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि संघ कार्यपालिका का हेड होगा। ठीक है? बस इतना ही कहता है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस रट लेना है इसको। आर्टिकल नंबर, इन सबकी ट्रिक्स मैं लास्ट में बता दूँगी, जो सर वाली ट्रिक है वही बता दूँगी और हिंदी में भी है। तो पहले हम लोग पढ़ लें, उसके बाद में ट्रिक देख लेंगे। आर्टिकल नंबर 53 कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। मतलब क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में निहित है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट में निहित हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का जो सेनापति होगा वो प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है प्रथम नागरिक कहलाता है देश का। एंड सेकंड सिटीजन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इनका इलेक्टोरल कॉलेज लिखा हुआ है कि इनका इलेक्शन में पार्ट कौन कौन लेता है, तो इन्हें इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज़। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस करिए, इलेक्टेड वर्ड पे, कि जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में इलेक्टेड लोग आते हैं सिर्फ। ठीक है? नॉमिनेटेड वाले बिल्कुल नहीं आएंगे। तो एमपी कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सारे एमपी जो कि इलेक्टेड हैं। ठीक है? जो जबकि हमें पता है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड लिखा है, इलेक्टेड। ठीक है? तो जो नॉमिनेटेड राज्यसभा के 12 मेंबर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एमएलए कौन होते हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल के कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसिल के क्यों नहीं करते? लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। कि मतलब इसमें तो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में से तो किसी स्टेट की तरफ से वोट्स आ गए हैं, किसी और की तरफ से नहीं आ पाएँगे, क्योंकि सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं। तो इसको बराबर रखने के लिए, सारे स्टेट्स की मर्ज़ी बराबर करने के लिए, इसमें ये वाला सिस्टम होता है कि सिर्फ इलेक्टेड लोग जो हैं एमपी, एमएलएज़, वही पार्टिसिपेट करेंगे। 55 आर्टिकल नंबर 55 कहता है, मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट मैनर होगा इलेक्शन का। मतलब कि अच्छा, इनडायरेक्ट में आते कौन-कौन से? इनडायरेक्ट इलेक्शन किन-किन का हो सकता है? राज्यसभा के मेंबर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली बाय द पीपल। जैसे लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो हम डायरेक्टली वोट करने जाते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, क्या हम वोट करने जाते हैं? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, हम वोट करने जाते हैं? नहीं। उनको तो हमने जिनको चुन के भेजा है वही चुन लेते हैं जाके प्रेसिडेंट को। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। होता क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड प्लस एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको रट लेना है और बाकी इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाता है, बस इन दोनों सेंटेंसेस को रट लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है? एंड यहाँ पे सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट मतलब इनको किसी को बताना नहीं होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी के हेड को बताना पड़ता है। ठीक है? 50 प्रपोजर्स एंड प्लस 50 सेकेंडर्स। मतलब क्या हो जाता है? 50 लोकसभा के और 50 राज्यसभा के मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी लड़ सकता है। जिसको लड़ना है, पहली बात तो वो 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी उसको सबमिट करनी पड़ती है। ऑल्सो उसे 50 लोकसभा के और 50 राज्यसभा के लोगों के साइन लेके आने पड़ते हैं कि हाँ, हम वो लोग इस समर्थन में है कि मुझे प्रेसिडेंट का पद का इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक है? कोटा क्या होता है?
इनका टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1 एंड यहाँ पे भी प्लस 1, ठीक है? तो अब ये फ़ॉर्मूला है, इसको क्या ही ट्रिक बताएँ, रट ही लो। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज़, एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे कि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग-अलग है ना, तो उस हिसाब से सीट अलग-अलग हो जाएँगी। उस हिसाब से हर स्टेट से अलग-अलग लेवल पे इलेक्शंस मतलब अलग-अलग लेवल पे वोट आ जाएँगे। यहाँ से यूपी से सबसे ज़्यादा चले जाएँगे, हैं? सिक्किम से बहुत कम चले जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए हर किसी का जैसे नॉर्मलाइज़ेशन हम लोगों के यहाँ होता है पेपर में, उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट एमएलए की, जैसे किसी एमएलए की वोट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे एक एमएलए की वोट की वैल्यू 2 कर दी जाएगी। तो वो फ़ॉर्मूले से निकलती है, ठीक है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट मतलब कितने लोग हैं आपके स्टेट में, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, आपके स्टेट में एमएलए कितने हैं, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि एक एमएलए के अंडर कितनी जनता है, ठीक है? यहाँ से इसके बाद में इसमें इंटू 1/1000 कर देना है। बस ये जो है यही वैल्यू आ जाएगी एक एमएलए के वोट की, ठीक है? जो कि प्रेसिडेंट को जाएगा। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी क्या निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। इसका फॉर्मूला भी यही है। अब इसको आप याद करेंगे, रटेंगे, रट्टाफिकेशन चलेगा। आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? एक चीज़ देख लो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एमएलए निकालना था, तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकालना था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। बस ऊपर-ऊपर के याद करना है आपको, ठीक है? यहाँ पे पॉपुलेशन है स्टेट की एमएलए वाले में, और जो एमपी वाला है उसमें टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, ठीक है? आर्टिकल 56 क्या कहता है? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कार्यकाल कितना हो जाएगा इनका? वो 5 साल होता है। रेजिग्नेशन अगर इन्होंने दे दिया, इन किसको रेजिग्नेशन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना होता है तो वो किसको देता है? इनको। ये दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं अगर इन्हें देना होता है तो। आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दोबारा निर्वाचन। उन्होंने अगर रेजिग्नेशन दे दिया या कुछ भी किसी भी कारण से कुछ, सॉरी रेजिग्नेशन, री इलेक्शन, यहाँ पे री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक इंसान कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट। नेचुरलाइज सिटीजन कैन बिकम प्रेसिडेंट, मतलब कि जो मतलब भारतीय मूल के नहीं है वो भी हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, एक प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगर जीत गए तो। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में कोई इंसान मैक्सिमम 2 बार ही, 2 ईयर्स लिखा हुआ, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता है, और वहाँ पे कोई भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब जो कि मूल वहाँ का नहीं है, अमेरिका का, वो नहीं बन सकता है। मैक्सिमम सर्विंग प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कौन रहे हैं? फर्स्ट वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट भी फर्स्ट वाले ही रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबा लंबा कार्यकाल दिया है। आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज उनकी मिनिमम 35 होनी चाहिए, मतलब 35 से ऊपर ही होने चाहिए। शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे इतनी सारी उन्हें क्वालिफिकेशन ना लिखनी पड़े, तो इन्होंने सीधा-सीधा लोकसभा वाली कॉपी कर दी कि यहाँ पे और जितनी लोकसभा वाली है वो सारी भी यहाँ पे ऐड कर लो, जितनी भी उसमें क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड कर रखा है तो प्रेसिडेंट की शपथ लेने के पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन दी नहीं है हमारे संविधान में। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, पीएम, ये जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 59 क्या कहता है? कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब शर्तें क्या हैं? तो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, कहीं का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ़ अ मेंबर, अगर मेंबर है तो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट होने के पहले छोड़ देनी चाहिए वो सीट, ठीक है? एमोलुमेंट्स एंड अलाउंस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, मतलब जब उसका टर्म चल रहा है उस टाइम पे उसके भत्ते या फिर सैलरी कम नहीं की जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को ये इसी में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 59 में ही। आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? 60 मैंने इसको याद किया था, 60 शपथ, ठीक है? आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट बाय सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इनको ओथ दिलवाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, एब्सेंट है या कहीं गए हैं या बीमार हैं, कुछ भी है, तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलवाते हैं। तो अब हम आर्टिकल नंबर 61 पे आ जाएँगे। आर्टिकल नंबर 61 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग। तो महाभियोग कैसे लगता है? मान लो प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे एक्शंस किए जिसकी वजह से बाकी सब गुस्सा हो गए, तो अब वो महाभियोग लगाएँगे। तो उसके लिए करना क्या होता है? प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाने वाले हैं। और महाभियोग का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो सकता है किसी भी सदन में, हाँ, किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है, ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा। जब एक में आ गया तो क्या करना चाहिए? साइन्ड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर, मतलब स्टार्ट होने के लिए भी उसको 1/4 मेंबर ऑफ हाउस के, मतलब जैसे राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के 1/4, और लोकसभा में आया है तो लोकसभा के 1/4 लोगों लोगों का साइन चाहिए स्टार्ट होने के पहले भी, ठीक है?
उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि अब इसमें इसका इम्पीचमेंट विभाग कौन-कौन लेता है? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीज़, सिर्फ़ एमपीज़, ठीक है? यहाँ पे एमएलए नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में। यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड सारे एमपीज़ करते हैं, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए इनका ये इम्पीचमेंट। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सेकंड हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है? अब जितनी मेंबरशिप है उस हाउस की, जितने लोगों की सीट्स होती हैं उस हाउस में, उसका 2/3 पहले वाले में और दूसरे वाले में स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और वो सब आगे देखेंगे। प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीच्ड, इसके बाद में अगर ये दोनों पास हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। इसे क्वासी जुडिशियल मैटर कहते हैं, मतलब मेथड कहते हैं, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है? एमएलएज़, हाँ, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंस क्या होता है इम्पीचमेंट में और इलेक्शन में। इलेक्शन में क्या होता है, एमएलएज़ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अ, जो इम्पीचमेंट होता है उसमें एमएलएज़ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि जब इलेक्शन होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट, नॉमिनेटेड एमपीज़ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि जब इम्पीचमेंट होता है तब नॉमिनेटेड एमपीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रट लीजिएगा या फिर अब तक तो याद हो गया होगा ना। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अब मान लीजिए सीट वैकेंट हो गई, उनको इम्पीच कर दिया गया है या उनका टर्म कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, कुछ भी हो गया है, तो अब इलेक्शन कैसे होगा? अब वहाँ पे कौन बैठेगा? तो जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक तो वाइस प्रेज़िडेंट को एक्टिंग प्रेज़िडेंट के तौर पे बैठा दिया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बैठ सकते हैं। 6 महीने के अंदर-अंदर प्रेज़िडेंट का इलेक्शन करवा लेना चाहिए। प्रेज़िडेंट का ऑफ़िस खाली नहीं रहना चाहिए इलेक्शन बिफोर दैट, मतलब 6 महीने से पहले-पहले इलेक्शन करवा देना चाहिए। और हाँ, अगर ये एक्टिंग प्रेज़िडेंट के तौर पे भी वाइस प्रेज़िडेंट बैठने जा रहे हैं तो इन्हें ओथ लेके ही जाना पड़ेगा, बिना ओथ के नहीं जा सकते। इसको इन पूरे आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी प्रेज़िडेंट को याद करने की? प्रेम जी हैं हमारे एक, उन्हें वो प्रेम नहीं है, प्रेम जी हैं, प्रेम जी, ठीक है? ज़्यादा ही प्रेम में डूब गए इसलिए अब वो प्रेम जी हो चुके हैं, तो प्रेम जी जो है वो उन्हें ट्रेक करना बहुत पसंद है, तो उनसे कहा गया है कम इन टाइम, मतलब यहाँ पे ऑन होना चाहिए लेकिन इन है, आप इन याद रखो। तो प्रेम जी से कहा गया है, प्रेम जी से कि आपको अगर ट्रेकिंग पसंद है, ट्रैक पसंद है तो कम ऑन टाइम। तो पीआर से हो जाएगा प्रेज़िडेंट, ई से हो जाएगा एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो यूनियन की प्रेज़िडेंट में निहित होती हैं, एंड दूसरे वाली ई से हो जाएगा इलेक्शन, फिर हो जाएगा मैनर ऑफ इलेक्शन, देन टी से हो जाएगा टर्म, एंड आर ई से हो जाता है री-इलेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा क्वालिफ़िकेशन, सी से हो जाएगा कंडीशंस, एंड यहाँ पे ओएमई से हो जाएगा ओथ एंड अफ़र्मेशन, ठीक है? यहाँ पे इन से हो जाएगा इम्पीचमेंट एंड टी से हो जाएगा टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसीज और वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है? अब हम लोग इसको एक और है पकानी कोका दियो दशम करके हिंदी वाली, जो कि खान सर ने भी पढ़ाई थी, कहीं लिखी नहीं है। चलो मैं उसमें ऐड कर दूँगी कुछ, कुछ लिखा के ऐड करूँगी। अब हम टॉपिक करते हैं वाइस प्रेज़िडेंट। वाइस प्रेज़िडेंट कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 63 टू 71 है। अ आर्टिकल नंबर 63 से शुरू करते हैं। 63 क्या कहता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेज़िडेंट होंगे इंडिया के, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 63 में। अगर इन्हें इलेक्शन लड़ना है तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना पड़ेगा ₹15,000 का। एंड पहले वाले कौन थे हमारे वाइस प्रेज़िडेंट? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये हमारे वीवी गिरी हैं जो कि बाद में प्रेज़िडेंट भी बन गए थे और पहले वाइस प्रेज़िडेंट थे, ठीक है? आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है? वाइस प्रेज़िडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है? आर्टिकल नंबर 65 कहता है वाइस प्रेज़िडेंट टू एक्ट एज़ प्रेज़िडेंट ड्यूरिंग कैज़ुअल वैकेंसीज़, मतलब अगर प्रेज़िडेंट नहीं है, डेथ हो गई है या फिर रिज़ाइन कर दिया है या कुछ भी है, बीमार हैं, तो वाइस प्रेज़िडेंट को एक्टिंग प्रेज़िडेंट के तौर पे काम करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 66, अच्छा जब ये एक्टिंग प्रेज़िडेंट के तौर पे काम करेंगे तो इनकी सैलरी वगैरह, भत्ते, सब कुछ इनको प्रेज़िडेंट वाले ही मिलेंगे, ठीक है? तब उस टाइम पे वाइस प्रेज़िडेंट वाला कुछ भी नहीं मिल रहा होगा इनको, सिर्फ़ प्रेज़िडेंट वाला मिल रहा होगा। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेज़िडेंट कैसे होंगे? तो इनके में ऑल एमपीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी, वही सेम टू सेम, वही रट लो जो प्रेज़िडेंट वाला था, वही रटना है हम सबको, ठीक है? वोटिंग थ्रू सीक्रेट बैलेट, वैसे ही सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। आगे बात करेंगे इनका, पता है आर्टिकल नंबर 66 के अंदर ही सब क्लॉज़ डाल के सारी चीज़ें हैं। तो पहला वाला सब क्लॉज़ हो गया, दूसरा सब क्लॉज़ क्या कहता है? वाइस प्रेज़िडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सेम एज़ प्रेज़िडेंट। प्रेज़िडेंट को भी कहीं का मेंबर नहीं होना चाहिए था कि किसी भी हाउस का। ईदर ये सॉरी इवन दो ये जो है इसको राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जा सकता है, लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या कही गई है? सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर होने का क्वालिफ़िकेशन इसके पास होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति ये बन जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? सॉरी, आर्टिकल नंबर 66 का सब क्लॉज़ 4 क्या कहता है? शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ऑफ लाभ का पद पर ना हो, बस इतना है। लाभ का पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है? टर्म हमारा, मतलब उसका कार्यकाल कितना रहेगा? वो 5 साल रहेगा। इसके अंदर भी सब क्लॉज़ है। पहला सब क्लॉज़ क्या कहता है? रेज़िग्नेशन किसको देंगे? ये प्रेज़िडेंट को देंगे। प्रेज़िडेंट किसको देता है? इन्हीं को दे देता है, वाइस प्रेज़िडेंट को। इनका रिमूवल, इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है, इम्पीचमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़िडेंट का होता है। इनका रिमूवल होगा। इनका रिमूवल कैसे हो जाएगा? रिज़ोल्यूशन कैन इनिशिएट इन राज्यसभा मेजॉरिटी ऑफ ऑल
द देन मेंबर्स मतलब उस टाइम पे जितने भी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं, उस टाइम पे जितनी सीट्स फुल होंगी, ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स की मतलब जिस टाइम पे जैसे कि आज के टाइम पे हो तो आज के टाइम पे जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा में उनका जो है उनकी मेजोरिटी मतलब बाई 2+1, ठीक है, वो होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से कहते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको रिमूव कर दिया जाएगा। 40 डे प्रायर नोटिस इन्हें भी दिया जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 कहता है विल बी प्रेजेंट अंटिल बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर। मतलब इनका अगर रिमूवल हो भी गया है तो जब तक दूसरे का इलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इन्हें एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करते रहना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा, ऑफिस नहीं छोड़ सकते ये, ठीक है। आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी 60 डेज के अंदर 60 दिन के अंदर री इलेक्शन हो जाना चाहिए। मतलब अगर इनको हटा दिया गया है या फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो 60 दिन के अंदर अंदर दूसरा इलेक्शन हो जाना चाहिए, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बन जाने चाहिए। 69 में इनकी ओथ की बात है कि ये शपथ लेंगे। इनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को तो कौन दिला रहा था? सीजीआई दिला रहे थे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 70 क्या कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अनदर कंटिजेंसी। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट बिजी है या कहीं गए हुए हैं, मान लो विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, किसी की शादी में गए हैं, कुछ भी है, तो उस टाइम पे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट के काम है वो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है ऑल इलेक्शन डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द केस ऑफ इलेक्शन। मतलब जो भी इलेक्शन से रिलेटेड किसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या डाउट या केस है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। हाई कोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। ये तो सबको पता होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पद हैं तो इनका हाई कोर्ट में क्यों ही जाएगा मामला, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में ही होना चाहिए। जो भी काम किया है इनके द्वारा, अच्छा ठीक है, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के पास में गया और इन्होंने कह दिया कि अच्छा ये जो है वो गलत तरीके से इलेक्ट हो गए हैं तो इनको हटा दिया जाए, तो अगर इनको हटा दिया गया मतलब इलेक्ट हुए उसके बाद में बवाल हो गया कि इनको गलत तरीके से इलेक्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हाँ सही बात है, इनको गलत तरीके से इलेक्ट कर दिया गया, ये गलत इलेक्ट होगा, दोबारा इलेक्शन होगा। तो क्या उस टाइम पे जिस टाइम पे केस चल रहा था, मान लो 2 3 4 महीने अगर केस चला है, तो उस टाइम पे इनके द्वारा एज अ वाइस प्रेसिडेंट या एज अ प्रेसिडेंट जो काम किए गए हैं वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे? वैलिड होंगे वो, क्योंकि उन्होंने जब किए हैं उस टाइम पे तो वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत अच्छे पद पे थे, उन्होंने तब काम किए तो वो वैलिड होंगे, उनको रिवर्स नहीं किया जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफर वोट, ये होता क्या है? ये समझ लो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड एसटीवी किन 3 लोगों के इलेक्शन में काम आता है? वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? बाकी ये जो पूरा है, इसको समझाना थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाली हूँ। ये आप सबको वैसे पता होगा जब अंदर वोट होते हैं, तो सब के सब क्या करते हैं, अपनी-अपनी प्रायोरिटी डालते हैं कि हमारा चा जैसे ए ने डाला कि हमारा 4 नंबर का कैंडिडेट जो है वो प्रायोरिटी है। अगर 4 वाला नहीं बनता है, तो 1 वाला बन जाए। अगर 1 वाला नहीं बनता है, तो 3 वाला बन जाए। 3 वाला नहीं बनता, तो 2 वाला। तो इस तरह से प्रायोरिटी जैसे हम लोगों को उसमें डालनी पड़ती है ना जॉब्स के लिए, पोस्ट के लिए प्रायोरिटी भरनी पड़ती है, उसी तरह से भरते हैं और जैसे यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, वैसे ही हमारी पोस्ट भी निकलती है, ठीक है? तो इसमें से जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, वो जीत जाता है। अगर मान लो किसी को नहीं मिली है, कोटा नहीं भ फिल हो पा रहा है, तो ब यहाँ से एक को हटाया जाता है, फिर उसके वोट्स दूसरे में डाल दिए जाते हैं। ये बहुत सारा हौच-पौच वाला होता है और ना ही ये कभी पूछा जाता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये इन 3 लोगों के इलेक्शन में काम आती हैं, बस। आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि क्षमा देने की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, क्षमा दो, साथ दो, क्षमा दो, साथ दो, ऐसे करके याद कर लेना, साथ दो, क्षमा दो। और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किसके पास कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 161। इसमें से 1 घटाओ, 7 में से 2 में से 1 घटाओ और इधर की ओर 1 जोड़ दो, ठीक है? 161 समझ गए? 2 में से 1 घटाएँगे 1, 7 में से 1 घटाएँगे 6 और इधर की ओर 1 जोड़ देंगे तो 1 इधर आएगा, 161। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की और इनके पार्डनिंग पावर में डिफरेंस क्या है कि गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है और दूसरा गवर्नर जो है वो कोर्ट मार्शल के मैटर्स को पार्डन नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल में मिली हुई मतलब मिलिट्री से रिलेटेड केसेस में मिली हुई सज़ाओं को वो क्षमा नहीं कर सकता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट कौन-सा हो गया? हामिद अंसारी, लॉन्गेस्ट सर्विंग। ओके, आगे क्या है? बस कहाँ खत्म। ओके, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के दोनों हो चुके हैं और ऐसे होता है पकान कोका द्योदशम इनकी ट्रिक होती है। प से प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है? पकानी क से कार्यपालिका के हेड हो गए, पकानी नी से निर्वाचन, पकानी कोका को से हो जाएगा कोटा, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन इनका कोटा क्या है इलेक्शन का। फिर को का है तो का से कार्यकाल, द्वयोदशम दो से दोबारा इलेक्शन, यो से योग्यता, दशम में से द से दशाएँ, श से शपथ एंड म से महाभियोग एंड द्वयोदशम, हाँ, महाभियोग हो गया। उसके बाद में इसको याद कर लेना कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल मतलब कितना टाइम लगेगा दोबारा से इलेक्शन होने में। बस ऐसे है, अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो अगर कोशिश करूँगी यहाँ पे लगा दूँगी वो। तो बस हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, ऐश करिए।